नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 8 इतिहास पुस्तक के प्रथम अध्याय का कुछ अध्ययन किया था, उसका जो कुछ शेष भाग रह गया है उसको आज हम इस वीडियो में पूरा करेंगे, है ना। तो देखिए, पिछले वीडियो हमने पढ़ा था कि यानी अंग्रेज़ों के समय बहुत सारी तकनीकों का आविष्कार हो गया, है ना। इस तकनीक के सहारे सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी, है ना। तो आगे देखिए क्या होता है। अगला बिंदु, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक काल के या शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होगा। यानी एक तरह से सर्वेक्षण होता है जांच पड़ताल, है ना। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना, है ना, जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए, है ना, जांच पड़ताल की गई, है ना, एक तरह से। और नक्शा तैयार करने के लिए, पूरा भारत देश का नक्शा तैयार करने के लिए बहुत से सर्वेक्षण किए गए, जांच पड़तालें की गई और एक तरह से निरीक्षण किए गए, है ना। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। यानी इन चीज़ों का वहाँ पर पता लगाया जाने लगा कि कैसे, कि वहाँ धरती की सतह कैसी है, उबड़ खाबड़ है ना, या समतल है, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है ना, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे कौन कौन सी प्रजाति के हैं, जीव जंतु वहाँ किस तरह के मिलते हैं, वहाँ पर कुछ स्थानीय इतिहास, पुरानी इतिहास है या नहीं है, फसलें कौन कौन सी वहाँ पर पैदा की जाती हैं, इन सब का पता लगाया जाने लगा। ठीक है। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। उनका मानना था अगर किसी क्षेत्र पर आपको शासन चलाना है तो ये जो बातें बताई गई इनको हमको जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। 19वीं सदी के आखिर, है ना, यानी एक तरह से अंत में हर तरह से जो ये जनगणना थी, जो 10 साल में, है ना, वो जनगणना की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। यानी किस इलाके में कितने लोग रहते हैं, उनकी क्या जाति है, कितनी संख्या है और व्यवसाय वो क्या करते हैं, इन सब की जानकारियाँ प्राप्त की जाने लगी। ओके। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, यानी वनस्पतियाँ कौन कौन सी वहाँ पर होती हैं, वन सर्वेक्षण, वनों का, है ना, भी सर्वेक्षण किया जाने लगा। आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। यानी ये जो सर्वेक्षण दिए गए हैं, है ना, इनके अलावा ये सर्वेक्षण भी वहाँ पर किए जाते थे, है ना। वैज्ञानिक सर्वेक्षण है, पुरातात्विक सर्वेक्षण है, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण है, वन सर्वेक्षण है ना, आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी यहाँ पर किए जाते थे। अब देखिए, इधर आपको एक पौधे का एक तरह से चित्र दिखाया गया है। देखिए, शरीफे का पौधा 1770 दशक का ये जो चित्र है, ये शरीफा एक फल होता है ना, ये फल होता है। इसमें ये पौधे को यहाँ पर दिखाया गया है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेश के बारे में क्या पता चलता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं, अगला बिंदु हम देखते हैं, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है। यानी जो इन्होंने रिकॉर्ड जो बनाए, अधिकृत है, जिन पर अधिकार था, है ना, इनसे हमको क्या पता चलता है। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी
इस सरकारी ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। ये देखिए, ये हमको दिखाया गया है, ये है ना। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहते थे, यानी सर्वेक्षण को किस रूप से किया जाए, वैज्ञानिक तौर पर, है ना, वैज्ञानिक तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरों को हम देखेंगे, तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। जो ये तस्वीरें हैं, जो चित्र जो आते हैं, इनको भी हमसे को ध्यान से देखना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिखाया गया है ना, बर्तन वगैरह रखे हैं नीचे, है ना, मुकुट वगैरह रखे हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हथियार वगैरह लिए हुए हैं हाथों में। तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच का पता चलता है, यानी उसका सोच, है ना, उसकी दिमाग कैसा था, उसने अपने मस्तिष्क में क्या सोच रखा था, है ना। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई दिखाई देती है। यानी ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चित्र है 1857 के विद्रोह के बाद, है ना, अंग्रेजों द्वारा तैयार किया गया, कुछ पुस्तकें तैयार की गई सचित्र, यानी जिनमें चित्रों के साथ साथ और बहुत सारा वर्णन दिया गया था। ठीक है, इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था बागी सिपाही। क्या होता था? बागी सिपाही। जो सत्ता के विरुद्ध बगावत करते थे वो होते थे बागी सिपाही। ठीक है, लूट खसोट में लगे हुए हैं, है ना। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहमी थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये अपन जो पीछे छोड़ के आए थे उसको हम दोबारा से यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से ये देखिए अधिकारी रिकॉर्ड से क्या पता चलता है, ये हम चल रहा था कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि ये सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इस बात का हमको पता चलता है रिकॉर्ड से। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं, है ना, स्रोतों की तलाश में निकलते हैं, तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, यानी वे भी बहुत सारी मात्रा में हमको उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है, क्योंकि उनको हमें ढूंढना पड़ता है और सरकारी रिकॉर्ड्स हमको सुरक्षित मिल जाते हैं। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ठीक है, इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। यानी ये एक तरह से खामी उस इतिहास में रह गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ोगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। यानी जिस प्रकार हमारे अध्ययन को क्रम बढ़ता जाएगा और हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ साइड में दिया हुआ, इसको हम पढ़ेंगे। इंसानों के खाने लायक नहीं, यानी अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है,
दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाने से इनकार कर दिया। यानी एक तरह से जो कम वेतन मिलता था और जो घटिया खाना उनको, है ना, हल्का जो भोजन उनको एक तरह से जो कुपोषित भोजन था, पोषित भोजन नहीं था, पौष्टिक आहार नहीं था, उसको खाने से इन्होंने इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, यानी कि उस कोई बयान थे उसके, क्या था, पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। यानी इतना घटिया जो खाना था, है ना, उसको पुलिस वालों के लिए दिया जाता था। तो उसने बताया कि जो खाना हमारे लिए आता है इतना हल्का है, बेकार है कि उसको कोई खा नहीं सकता। ठीक है, हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि पुलिस वालों के लिए कितना बेकार भोजन उपलब्ध करवाया जाता था। तो इसमें हमने देखिए कितनी सारी जानकारियाँ प्राप्त करी हैं, और जैसे जैसे हम अध्यायों का आगे अध्ययन करते जाएंगे हमें बहुत सारी जानकारियाँ वर्तमान काल के, आधुनिक काल के प्राप्त होती जाएंगी, है ना। ठीक है, तो हमको अपने अध्ययन को बरकरार रखना है और आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में, है ना, नोट्स के रूप में आपको उपलब्ध भी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, है ना। तो देखिए आगे इसमें कहा गया है कि अगर हम जैसे थोड़ी कोशिश करेंगे तो और भी इसके बारे में हम जान सकेंगे। देखिए स्रोत 1 और 2 को देखें, क्या आपको प्रतिवेदनों के स्वरूप में कोई फ़र्क दिखाई देता है? बताएं आपको क्या फ़र्क लगता है। तो ये आपको सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं ये भी कराए जाएंगे। ठीक है, अब इधर देखिए आइए कल्पना करें, यानी हमको सोचना है, कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं। हमेशा सोचें कि हम क्या हैं, इतिहासकार हैं, इतिहास की रचना करने वाले हैं। आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए। यानी जहाँ खेती करना बहुत कठिन था, है ना, बहुत कठिन कार्य था, वहाँ पर खेती में क्या बदलाव आए, है ना, आज़ादी मिलने के बाद। इन जानकारियों को ढूंढने के लिए विभिन्न तरीकों की सूची हमको बनानी पड़ेगी। ठीक है, और वो सूची हम बनाएंगे। यहाँ देखिए प्रश्न उत्तर आ गए हैं, तो ये प्रश्न उत्तर आपको अगले वीडियो में इनको समझाया जाएगा, है ना, और आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में आपको नोट्स भी प्राप्त हो जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।